आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 6 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। तो क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस वार्षिक परीक्षा पढ़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको क्या है वस्तुनिष्ठ भी आपको बता चुका हूँ। एक और वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ की और लाऊंगा, ओके, जिससे आप क्या है पूरी आपको वस्तुनिष्ठ आपकी तैयारी हो सके। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 3 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सो वीडियो ध्यान से देखिएगा, पार्ट 1 है। तो देख लेते हैं। अगर मेहनत, अच्छी सोच और ना हार मानने का जुनून हो तो क्या है बड़ी से बड़ी परीक्षा आपके सामने क्या घुटने टेक देती है। ओके, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान में दिए गए 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमें पता है भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 हमसे पूछे जा रहा है। ओके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, बाकी तो आपको 6 आपको है मौलिक अधिकारों के नाम याद कर लीजिएगा, उनके बारे में 2 से 3 लाइन आप तैयार कर लीजिए। बाकी ये दिया हुआ, जैसे पहला है समानता का अधिकार। संविधान की धारा 14 के अनुसार सभी नागरिकों को समक्ष कानून के समक्ष समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का छुआछूत या भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय जनता को विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, नागरिकों को बेगार और एवं व्यक्तियों के क्रय विक्रय पर रोक, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाने पर रोक, स्त्रियों के किसी प्रकार के कठोर कार्य लेने पर रोक आदि अधिकार प्राप्त है। ओके, तो ये आपको हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी समाज के विकास में बाधक है, समीक्षा कीजिए। ओके, तो बंधुआ मजदूरी देख लेते हैं, समाज के लिए बाधक किस प्रकार से होगी। तो बंधुआ मजदूरी के कारण कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वह सारा जीवन एक व्यक्ति के घर में काम करके खराब कर देते हैं। हमारे समाज में बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिनके द्वारा उन लोगों को सजा दी जाएगी जो क्या है गरीब लोगों को गरीबी का फायदा उठाकर उनको थोड़े से पैसे देकर उनसे हमेशा के लिए मजदूरी करवाते हैं और उनको क्या है कैद करके रखते हैं। इस प्रकार ऐसे लोगों को विकास के करने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। इससे उनके बच्चे भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तथा समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं तथा सामाजिक विकास में कोई योगदान नहीं देते हैं। अतः बंधुआ मजदूरी क्या है समाज के विकास के लिए बाधक है। ओके, आई होप आप समझ होंगे। अमीर लोग क्या करते हैं, जो कोई गरीब लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर उनसे क्या थोड़ा सा पैसे देकर क्या है हमेशा जीवन भर उनसे काम करवाते रहते होंगे, वो होती है बंधुआ मजदूरी। ओके, तो जिससे क्या होता है कि वो क्या है उनके घर में ही कैद हो जाते हैं। ओके, और फिर क्या है आगे बड़े कुछ काम करने का नहीं सोच पाते हैं। ओके, साथ ही उनके बच्चे को भी क्या है शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार क्या है बंधुआ मजदूरी के समाज में विकास में बाधक। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है। लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हें पद से अगर हटाना तो कैसे हटाया जा सकता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अपने पद से पर रहकर कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस आयु के पूर्व संसद द्वारा मानसिक, शारीरिक असमर्थता, दुराचरण का आरोप सिद्ध करने के पद से हटाया जा सकता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र कितने 65 वर्ष तक क्या है नौकरी कर सकता है। ओके, अब 65 वर्ष हो जाता है उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए 65 वर्ष से पहले ही 65 वर्ष से पहले ही अगर उसे क्या घोषित कर दिया जाता है, जो न्यायाधीश है उसे मानसिक, शारीरिक असमर्थता या फिर क्या दुराचरण का आरोप लगा दिया जाता है, तो उसे क्या पद से अलग किया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा बैठकों में उपस्थित हो और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से लगाया गया आरोप प्रमाणित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटना होगा। न्यायाधीश पर लगाया गया आरोप एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। महाभियोग प्रक्रिया में उस न्यायाधीश को अपना बचाव करने के लिए पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाता है। इस प्रकार से क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के कोई 3 प्रावधान लिखिए। मतलब क्या है आपको पता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ओके, मतलब इसमें कोई भी दबाव नहीं बना सकता। ओके, ना ही कार्यपालिका ना ही विधायिका न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकती, मतलब ये स्वतंत्र न्यायपालिका। ओके, तो स्वतंत्र बना रहे। ओके, कोई इसमें दबाव ना बना पाए न्यायपालिका में, तो संविधान में क्या प्रावधान किए गए होंगे। तो ये आपका 3 प्रावधान किए गए, याद रखिए। पहले जब भी क्वेश्चन का दोस्तों आंसर याद रखें तो आपको क्या याद रखने, पहले हेडिंग याद कर लीजिएगा। जब जैसे ये आपको आंसर याद करना होगा तो हेडिंग की याद कर लीजिए। जब हेडिंग याद हो जाए कॉपी में 1-2 बार लिख कर देख लीजिएगा, फिर उनके बारे में 1-2 लाइनें पढ़ लीजिए कि उसमें क्या बताया गया। मेहनत आपको हेडिंग याद करनी है, बाकी तो फिर आपको ये समझ कर लेना होगा। तो जैसे पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तथा विशेषज्ञों से परामर्श करके रिक्त पदों पर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। दूसरा है न्यायाधीशों का कार्यकाल एवं सेवा सुरक्षा। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं
उनको पद से अलग करने के लिए प्रक्रिया जटिल है, मतलब संसद में महाभियोग पर विचार विमर्श व निर्णय होता है, अतः एवं संबंधित न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है। मतलब क्या है, जो भी कोई भी न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है, लेकिन अगर उससे पहले उसको पद से हटाना है, ओके, पद से हटाना है, ओके, मान लो किसी को भी हटाना, कार्यपालिका विधायिका को, ओके, तो फिर उस पर महाभियोग चलेगा। और जो इसकी प्रक्रिया है हटाने की पद से बहुत कठिन है, ओके, इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता, ओके, बहुत ही महाभियोग चलता है, ओके, जो कि हम अभी पिछले ही क्वेश्चन में देखा किस प्रकार से हटा सकते हैं, तो कठिन प्रक्रिया होती है, ओके, इसलिए क्या है इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता, नहीं इनमें दबाव बना दिया जा सकता, ओके। जैसे पर्याप्त वेतन तथा भत्ते एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत पर प्रतिबंध। भारत में न्यायाधीश को पर्याप्त वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं, मतलब क्यों, मतलब पर्याप्त वेतन दिए जाएंगे, जिससे क्या है ऐसा नहीं कि मान लीजिए ये क्या है घूसखोरी करने लगे। घूसखोरी अधिकतम कौन करता है, जिन्हें कम वेतन दी जाती है, अधिकतम चांस नहीं रहते हुए, तो इसलिए क्या है पर्याप्त वेतन दी जाती है, जिससे ये सब काम भी ना करे, होगे अन्य जगह काम ना करें पैसों के लिए, होगे, इसलिए उन्हें क्या पर्याप्त वेतन दी जाती है। साथ ही उन्हें भत्ता भी दिया जाता है। सेवानिवृत्ति होने के अच्छी पेंशन भी दी जाती है, मतलब जब ये क्या है रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें अच्छी पेंशन भी दी जाती है, ताकि इन्हें क्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिटायर के बाद अन्य जगह काम न करना पड़ेगा और पूर्ति हेतु अनैतिक तरीके न अपनाएं। संविधान में व्यवस्था की गई है कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी न्यायाधीश अपने अधीनस्थ न्यायालय में वकालत का कार्य नहीं करेगा, मतलब फिर कोई कार्य नहीं कर सकता है, तो पर्याप्त मात्रा में पेंशन दे दी जाती है, जिससे अपना जीवन गुजारा कर सकता है न्यायाधीश के। तो ये सब क्या है प्रावधान किए गए हैं, जिससे क्या है हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका हमारी एक प्रकार से स्वतंत्रता है, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का आशय स्पष्ट करते हुए लोकतंत्र या लोकमत के में महत्व बताइए, ओके। देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो स्थानीय स्वशासन या स्वशासन का तात्पर्य उस विशिष्ट सीमित क्षेत्र की व्यवस्था से है जिसमें उससे संबंधित आवश्यकताओं का प्रबंध करने का अधिकार उसी क्षेत्र के में रहने वाले लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संख्या द्वारा किया जाता है। मतलब स्थायी स्वशासन या स्वशासन मतलब क्या होता है, जैसे कोई गांव है, ओके, तो गांव में कोई बाहर से व्यक्ति कोई नहीं आएगा लीडर की जो वहाँ का रख रखाव करे, ओके, वहाँ की देख रेख करे, वहाँ की सड़कें हैं या पानी की व्यवस्था, ओके, पूरा वहाँ क्या होता है, वहाँ कुछ लोग मिलकर कुछ लोग बनकर टीम बनाएंगे और उन्हीं में से लोगों को चुना जाता है, उसी को लीडर बनाया जाएगा, ओके, उप लीडर बनाएगा। इस प्रकार से वही लीडर मिलकर क्या है जनता ही से पैसे लेकर, ओके, और उनके लिए सेवा करते हैं। तो ये कहलाता है स्थानीय शासन, मतलब अपने लीडर बना देना और अपने ही क्या है अपने ही लोगों से पैसे लेकर उनके लिए काम करना। ये एक बार से स्थानीय शासन में ये होता है। महत्व तो क्या होता है इसका कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए जनता के द्वारा होता है, अतः जनता सार्वजनिक क्षेत्र में प्रति रुचि जागृत करने में स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही दूसरा केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर सरकार राष्ट्रीय स्तर के कार्यों को व्यस्त रहने में स्थानीय समस्याओं से अपरिचित होती है। जैसे क्या बताया जा रहा है कि जैसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार वो अपने में बिजी हुई है, पूरे राज्य को संभाल रही है, लेकिन कोई छोटा सा गांव है, ओके, तो उसके अब सरकार या मुख्यमंत्री तक तो वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, तो छोटा सा गांव अव्यवस्था फैली हुई, ओके। तो अब सरकार है या राज्य सरकार केंद्र सरकार वो बड़े बड़े एरिया देख रही है, लेकिन छोटी सी जगह की जो समस्या है वो कौन सॉल्व करेगा, ओके। इसलिए क्या है स्थानीय शासन महत्वपूर्ण होती है, ओके। तो इसलिए वही बताया जा रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकार होती है वो अपने राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने में व्यस्त रहती है, तो स्थानीय समस्याओं को अपरिचित होती है, वही उनके निदान का सही उपाय भी उनके पास नहीं होता है। इस कार्य को स्थानीय स्वशासन द्वारा जहां पूर्ण कराया जाता है वहां लोकतंत्र भी क्या है सुदृढ़ और सफल बनता है, साथ ही वो क्या है अच्छे से उनकी जो समस्या परिचित नहीं रहते हैं, जो वहां के लोग हैं वो अपनी समस्या जानते हैं और अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। स्थानीय शासन के ये सब महत्व बताया है, समझ कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं अभी तक दोस्तों अपने क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के राजनीति शास्त्र के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ओके। साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे, मतलब एक बार से आप कम समय में कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चल रहा है, तो केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको पॉलिटिकल साइंस का कोर्स दिया जा रहा है। पीडीएफ के रूप में रहेगा तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनपद पंचायत के कोई 3 कार्य लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन और ये आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो जनपद पंचायत के कार्य देख लेते हैं। तो मतलब पंचायत जो होती है अपने गाँव की उसके क्या क्या कार्य होते हैं, तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। जैसे पहला है कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए कृषि और बागवानी को प्रोत्साहित करना तथा भूमि सुधार और मिट्टी के संरक्षण की दिशा में प्रयास करना। आगे के काम क्या होता है दूसरा कि लघु सिंचाई और जल प्रबंध की दिशा में प्रयास करना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। तीसरा पशुपालन, डेयरी तथा कुक्कुट पालन की दिशा में प्रयास करना और मछली पालन को भी प्रोत्साहित करना। तो ये आपके जनपद पंचायत की कार्य है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा।
नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान की प्रकृति को क्या संक्षेप में लिखिए। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लिखोगे, जरूर पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट पे। ओके, तो ये आपका राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार से है, तो गार्डनर के द्वारा निर्धारित विज्ञान की परिभाषा के अनुरूप राजनीति विज्ञान भी एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो विभिन्न अनुभवों, विश्लेषण और निष्कर्षों से प्राप्त होता था। यह विज्ञान की श्रेणी में आता है। राजनीति विज्ञान के सिद्धांत भी अपने आप में खरे उतरे हैं, जैसे क्रांति संबंधी सिद्धांत आदि। वैसे राजनीति सिद्धांत के अध्ययन का विषय मानव है, जो विज्ञान के तत्वों का निष्क्रियता नहीं है, अतः उसके सिद्धांत का परीक्षण तथा परीक्षण भी संभव है। इसलिए राजनीति विज्ञान की प्रकृति विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत है। चूंकि राजनीति विज्ञान में न केवल सिद्धांत पक्ष का अध्ययन करता है, वरन उसे सही ढंग से क्रियान्वित करने तथा व्यवहारिक रूप से पद्धति में भी सिखाया जाता है, अतः वह कला है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान की प्रकृति है विज्ञान व कला का समन्वय। होगी, इसी और से बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजनीति सिद्धांत के अध्ययन का महत्व लिखिए। राजनीति सिद्धांत के अध्ययन का क्या क्या महत्व होते हैं, तो ये 3 पॉइंटों के माध्यम समझाया गया है। जैसा पहला है कि राजनीति सिद्धांत का अध्ययन सभी प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि छात्र के रूप में वे भविष्य में राजनेता, नौकरशाह, अध्यापक, जज, वकील, पत्रकार जैसे पेशों के लिए किसी को भी चुन सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब सीधा बात है कि राजनीति विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, राजनीति सिद्धांत ये सब आप क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या महत्व है। तो आप बता रहे हैं कि हम कैसे राजनेता, नौकरशाह, अध्यापक, जज ये सब के हम पेशे चुन सकते हैं, इनका नॉलेज लेकर। ओके, राजनीति सिद्धांत का अध्ययन कर हम तर्कशील और जानकार बनते हैं। दायित्वपूर्ण और कार्य निर्वहन की क्षमता हमारे अंदर आती है। हमारी विचारशील और परिपक्वता हमें इस लायक बनाती है कि हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए नए माध्यमों का उपयोग कर सकने में सफल हो जाते हैं। तीसरा है राजनीति सिद्धांत हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में हमें अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करती है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हमें अपने विचारों और भावनाओं में उदार हो जाते हैं। तो ये आपका दिया हुआ राजनीति सिद्धांत का अध्ययन हम का क्या महत्व है, तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में क्या संबंध है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में आपका संबंध भी आता है, ओके, अंतर भी आता है। अच्छे तैयार कर लिया, यहाँ आपका संबंध पूछा जा रहा है। ओके, तो पॉइंट वाइज पॉइंट समझा गया। जैसे पहला है जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व उन्हें कुछ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार क्या करते हैं, मौलिक अधिकार सरकार को कुछ कार्य करने के रोकते हैं। मतलब क्या है कि कैसे काम रोकते हैं कि पता है कि आपको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो केंद्र कहती है राज्य से कि भैया ये 6 मौलिक अधिकार है, तो सभी नागरिकों को प्राप्त है, इन्हें छीना नहीं जा सकता। लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं राज्य से कि बढ़िया क्या है योजनाएं बना सकते हैं, योजना के लिए प्रोत्साहित करती हुए तो कुछ कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है। आगे देख लेते हैं। दूसरा है कि मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, किंतु नीति निर्देशक तो पूरे समाज के हित की बात करते हैं। तीसरा है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन हेतु मूलभूत तत्व के मतलब ये क्या है व्यक्ति के मौलिक अधिकार क्या है व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वर्णित कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। तो हमें पता है कि भारतीय संविधान द्वारा में क्या है 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे हमारे संविधान में, याद रखिएगा। ओके, वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो टोटल हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। जिस प्रकार से मौलिक अधिकार कितने हैं 6 हैं, उसी प्रकार से आपके मौलिक कर्तव्य कितने हैं 11 हो गए। तो 11 में से तो सब 3 नंबर का, तो 3 आपसे मौलिक कर्तव्य पूछे गए होंगे। तो देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में नए प्रावधान से मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। उसके द्वारा नागरिकों को 11 कर्तव्य निश्चित है। ओके, भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होता है कि क्या क्या कर्तव्य होता है, या 3 आपके दिए। जिस पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और क्या है उसे अछूत बनाया जाए। और एक ये भी होता है कि आपका क्या है पर्यावरण की सुरक्षा करें। ओके, इस प्रकार से आपके दिए हुए 11 आपके रहते हैं। तो आप मैं तो कहूँगा आप ज्यादा एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, तो जिससे आपको क्या माइंड में फिट रहे। ओके, नेक्स्ट हमारा न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। भाई न्यायपालिका होती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, यहाँ से पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। ओके, इसी बार से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जिस बार से मैं बता रहा हूँ उसी बार से आप आते हैं क्वेश्चन। आप प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, सिलेक्टेड में क्वेश्चन आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। न्यायपालिका के कार्य, न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, न्याय करना और अपराधी को दंड देना, सिंपल बात है। दूसरा है संविधान का संरक्षण भी करती है। तीसरा है मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ओके, अब पहले आप हेडिंग याद रख लीजिए कि ये इनके कार्य होते हैं, फिर इनके बारे में पढ़ लीजिए। जैसे न्याय करना और अपराधी को दंड देना, तो सबको पता है कि न्यायपालिका न्यायालय का करती है, लोगों को दंड देती है जो अपराध करते हैं। न्यायपालिका का सर्वप्रथम कार्य कानून के अनुसार न्याय करना तथा कानून के उल्लंघनकर्ता को विधि के अनुसार क्या दंड देना, सजा देना। ओके, दूसरा संविधान का संरक्षण। संविधान का संरक्षण किस प्रकार से होता है, न्यायपालिका देश के संविधान की संरक्षक होती है। विशेषकर संघात्मक राज्यों में संविधान की सर्वोच्चता होती है।
वहाँ व्यवस्थापिका या कार्यपालिका यदि संविधान उत्तर कोई कार्य करती है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित करके हुए संविधान की रक्षा करती है। और नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की रक्षा। मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से कि प्रत्येक देश के संविधान ने अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। जैसे हमें कितने मिले हुए 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है प्रत्येक भारतीय को। तो जब किन्हीं व्यक्ति के अथवा राज्य द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर आघात किया जाता है तो नागरिक इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। मान लीजिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर भी आपको कोई व्यक्ति जबरदस्ती शोषण कर रहा है तो ये आप न्यायपालिका में जाकर आप उसकी शिकायत कर सकते हो और अपना न्याय की मांग कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्या है न्यायपालिका कार्य क्या है, न्याय करना है, अपराधी को दंड देना, दूसरा संविधान का संरक्षण करना है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। ये न्यायपालिका कार्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनहित याचिका PLI आपका PIL किस तरह गरीबों की मदद करती है। जन याचिका किस प्रकार से गरीबों की मदद करती है देख लेते हैं। नवीनतम निर्णय के अनुसार देश का कोई भी नागरिक अथवा संस्था जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, शोषण, पर्यावरण, बाल श्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषयों पर जनहित याचिका दायर कर सकता है और न्यायालय शीघ्र ही स्वयं जांच कराकर या वस्तु स्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है। इस तरह याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों दायरे में की जाती है। कभी कभी न्यायालय समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर भी जनहित में निर्णय करती है। जनहित याचिका को 1970 के उत्तरार्ध में न्यायाधीश PN भगवती और BK कृष्ण अय्यर ने प्रारंभ किया था। आगे चलकर यह याचिका गरीबों के हित में सहायक सिद्ध हुई है। इस याचिका से न्याय व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक बनी, परंतु जहां एक और गरीबी को लाभ मिला तो वहीं न्यायालयों के कार्यों में क्या है बोझ और बढ़ गया था। इस प्रकार से दिया हुआ जनहित याचिका के बारे में। आगे देख लेते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नगर पालिका की आय के 3 साधन लिखिए। नगर पालिका होती है तो उसको वो जो काम तो कराती है तो काम कराएगी जब तो उसको भी पैसे चाहिए काम कराने के लिए लोगों से, तो वो किस प्रकार से करती है, जैसे साफ सफाई का मुख्य काम रहता है नगर पालिका काम, तो ये कैसे प्रकार से अपने आय प्राप्त होती है उसे तब तो वह काम करा पाएगी जब उसे आय प्राप्त होगी। तो आय प्राप्त करने के साधन पूछे जा रहे हैं। पहला है प्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय। प्रत्यक्ष कर टैक्स लगा कर, जैसे संपत्ति कर, चूंगी कर, व्यवसाय कर, पशु और वाहन कर, मनोरंजन कर, जल कर, बिजली प्रकाश कर, जलमल और जल प्रवाह कर, ये सब क्या है टैक्स लगते हैं। इन सब टैक्स से पैसे मिलता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर या गैर कर से प्राप्त आय, जैसे भवनों और दुकानों संबंधित शुल्क लगती है। संचार शुल्क लगती है, सीमांत कर लगता है, मार्ग कर आदि का अप्रत्यक्ष कर, जिससे क्या आय प्राप्त होती है। तीसरा है सरकारी अनुदान। नगर पालिकाओं को राज्य सरकार वित्तीय सहायता स्वरूप अनुदान भी देती है। समान अनुदान किसी भी मद में खर्च किया जा सकता है। विशेष सहायता अनुदान उसी मद में व्यय किया जाना आवश्यक है जिसे मद हेतु अनुदान दिया जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए। तो पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ ग्रामीण जनता की स्वयं की राज व्यवस्था से है, जिसमें वे स्थानीय कार्यों के लिए स्वयं के उत्तरदायित्व निर्धारित करते हैं। उत्तरदायित्व तो निर्धारित करते हैं। अब इसके उद्देश्य क्या है, तो उसके उद्देश्य है पहला सामुदायिक विकासों के उद्देश्य की पूर्ति हेतु। दूसरा है राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्मित परियोजना का क्रियान्वयन करना। तीसरा है जनता को राजनीति दृष्टि से शिक्षित करके एक ऐसे स्वतंत्र शासन की स्थापना करना जिससे ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र की क्या है बुनियाद पड़ सके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन के 3 स्रोत बताइए। मतलब प्राचीन भारतीय चिंतन जो ये टॉपिक है तो इसको हम कहाँ से देख सकते हैं, पुराने समय में कहाँ से हम देखा था। मतलब तो हम पुराने समय के जो राजनीतिक चिंतन पढ़ना है तो हम वेदों से पढ़ सकते हैं। मतलब कहाँ से पढ़ सकते हैं, महाभारत से देख सकते हैं, अर्थशास्त्र से देख सकते हो। तो वेदों से तत्कालिक राजनीतिक चिंतन जीवन और चिंतन के विषय के महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। ऋग्वेद में प्राचीन आर्य संस्कृति की सामाजिक संस्थाओं के विषय में विस्तार से जानकारी मिलती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है महाभारत में शांति पर्व राजनीति दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण। इसमें राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत की चर्चा है, जिसमें राजा के कर्तव्यों, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, युद्ध का तरीका और युद्ध के संचालन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ जो भारतीय चिंतन का सबसे प्रमुख स्रोत है, यह मुख्यतः प्रशासन की व्यवहारिक, युद्ध और शांतिकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करता है। तो ये हम 3 ग्रंथ है जिनसे हम क्या है प्राचीन समय की राजनीति चिंतन के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन के कोई 3 विशेषताएं लिखी। मतलब इनकी जो प्राचीन भारतीय जो चिंतन है, मतलब पुराने समय की जो राजनीतिक चिंतन है उसकी कौन सी विशेषताएं होंगे। पहला है राज्य व समाज को एक दूसरे के पूरक। प्राचीन भारतीय चिंतकों ने राज्य की आवश्यकता मानव जीवन के लक्ष्य, धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में महत्वपूर्ण बताई है। राज्य के द्वारा ही मानव की सुरक्षा मिलती है, अराजकता पर नियंत्रण संभव होता है। वहीं भारतीय चिंतन ने राज्य का कल्याणकारी स्वरूप भी स्वीकारा था। दूसरा है राज्य और शासन के मूलभूत सिद्धांतों का समान होना। शासक व शासित सभी अपने स्वधर्म का पालन करें, ऐसा प्राचीन भारतीय चिंतन का मानना है। कौटिल्य के अनुसार तो स्वधर्म का पालन न करके की स्थिति में क्या है समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जो समाज के अस्तित्व से ही समाप्त कर देती है। अतः राजा जनसाधारण से स्वधर्म का पालन कराए हुआ स्वयं ही स्वधर्म का पालन करे। नेक्स्ट है व्यवहारिकता बल
प्राचीन भारतीय चिंतन में यथार्थवादी है। उन्हें राज्य के सैद्धांतिक प्रश्नों और राज्य की उत्पत्ति, उद्देश्य, कार्य आदि पर इसका चिंतन नहीं किया जितना कि राजा शासन और राजनीति की व्यवहारिक प्रणाली में किया गया। ओके, तो इस प्रकार से दिया हुआ है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। पहले आप हेडिंग याद कर लीजिए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है टॉप 16 3 अंकीय महापुरुष बताएं। आगे एक और वीडियो आएगी एक और। ओके, तो उसमें और जो क्वेश्चन रह जाते हैं उन्हें हम कवर कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।